Hello everyone, welcome to ASG where we talk all about geography, and today we'll be talking about the universe and how it was formed. नासा के हिसाब से हमारे यूनिवर्स की एज कुछ 13.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. However, जो हमारा सोलर सिस्टम है which is a part of this universe is relatively recent and is about 4.5 billion years old. That means हमारा यूनिवर्स की जो शुरुआत है वो तो 13.6 बिलियन ईयर्स पहले हो गई थी, लेकिन उसमें हमारे सोलर सिस्टम को बनने में, कंसोलिडेट होने में समय लगा और वो कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड ही है. अब हमारा यूनिवर्स बना कैसे है, इसको समझने के लिए समय समय पे बहुत सारी थ्योरीज आती रही हैं, लेकिन आज के टाइम पे द वन थ्योरी दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड विच बेस्ट एक्सप्लेन्स the origin of the universe is what we call as the Big Bang theory. अब ये जो concept है Big Bang theory का, तो concept was given by a person called as George Lemaitre in 1920s, while the name Big Bang, this was given by another person called as Fred Hoyle in 1949. So the concept originated way earlier in 1920s, more specifically 1929, while the branding, or so to say, the name was given by Fred Hoyle in 1949. Now let's try and understand what George Lemaitre had to say about the origin of the universe. उनके हिसाब से ये हमारा सारा यूनिवर्स एक सिंगल सब एटॉमिक पार्टिकल से शुरू हुआ है. एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसमें एनर्जी और डेंसिटी दोनों इनफाइनाइट थे. उस सब एटॉमिक पार्टिकल में एक एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन से एनर्जी का स्कैटरिंग हुआ और उस स्कैटरिंग से इवेंचुअली हमारे यूनिवर्स के बनने का प्रोसेस शुरू हुआ. नाउ व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन, इसका मतलब क्या है? नाउ let's try to understand this with a hypothetical situation, an imaginary situation. आप मान के चलिए आपके पास एक बलून है और उस बलून में बहुत सारा पेंट भरा हुआ है. So you have a balloon which is full of paint. Now you pop that balloon. जैसे ही आप उस बलून को पॉप करेंगे, उसके बीच का जितना पेंट है वो हर जगह को फैल जाएगा, हर जगह को स्कैटर हो जाएगा. और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब वो पेंट स्कैटर होगा तो ये नहीं हो सकता कि वो पेंट हर जगह इवनली स्कैटर हो या वो इवनली स्प्रेड आउट हो. कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहाँ पे वो पेंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जाएगा, कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़े छोटे ड्रॉप्स होंगे, कहीं पे बस छोटा सा स्प्लैटर ही होगा, नॉट रियली अ लॉट, मीन्स देयर विल बी एन अनइवन स्कैटरिंग. अब कुछ वैसा ही हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल को मान के चलिए. उस पार्टिकल में एनर्जी था, इनफाइनाइट एनर्जी. जैसे ही वो एक्सप्लोड हुआ, उसकी एक्सप्लोजन से उसका जो एनर्जी था वो एनर्जी भी अपने सराउंडिंग में स्कैटर हो गया एंड वो स्कैटरिंग भी अनइवन थी. दैट इज देयर वर सम रीजन्स इन द सराउंडिंग दैट accumulated a lot of energy in a small area, while there were other regions जहाँ पे जो energy था वो comparatively कम था. Means there was an uneven scattering of the energy all around after that explosion. Now as the time passed, जो एनर्जी था वो धीरे धीरे मैटर में चेंज होना शुरू हो गया. You all may have heard that energy can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another. वैसे ही वो एनर्जी जो एक्सप्लोजन से स्कैटर हुआ था वो समय के साथ अपना फॉर्म चेंज करके मैटर में बदलना शुरू हो गया. Now as it started changing into matter, it started having some mass because matter gives it mass. Now those areas that had more energy will definitely have more mass because more matter, and those areas that had comparatively lesser energy means less matter and thus lesser mass. Now one thing to be remembered at all times is that the gravity of any region or any object is proportional to its mass. किसी भी रीजन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी. तो अब ये जो हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, इन द बिगिनिंग देयर वर एरियाज विथ मोर मैटर, मोर मास एंड दस मोर ग्रेविटी. और ग्रेविटी का काम होता है अपनी सराउंडिंग से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना. नाउ लेट्स से देयर इज दिस वन एरिया which is
वेरी हाई इन ग्रेविटी बिकॉज ऑफ हाई मास, वो अपनी ग्रेविटी की वजह से अपने सराउंडिंग में कंपैरेटिवली लेसर मास एंड ग्रेविटी वाली चीज़ों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि ज़्यादा ग्रेविटी वाली जगह के सराउंडिंग वाले एरिया से सारे छोटे ऑब्जेक्ट्स इस बड़े एरिया के बीच में जाके मर्ज होने शुरू हो गए, and thus making them slightly bigger, more in mass, and thus also increasing its gravity. However, what also started happening was, अगर ये एक रीजन है जिसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कुछ ऐसे डिस्टेंस पे हैं that they are neither too close to be able to collapse into this region, but are also not that far away to be able to escape the gravity of it. राइट, दैट इज दे आर इन दैट स्वीट स्पॉट जहाँ पे ना तो वो आके इसमें मर्ज ही हो सकते हैं, लेकिन इतने भी दूर नहीं है कि वो इसकी ग्रेविटी को एस्केप कर पाए। उस किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स थे उन्होंने इन सेंट्रल हैवी एंड मोर ग्रेविटी रीजन्स के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। सो अ सिमिलर प्रोसेस दैट वाज हैपनिंग ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स gave rise to some systems where in the center was a heavy high gravity region surrounding which were many other objects which had relatively lesser mass and relatively lesser gravity. This is what we call as the solar system. The word solar comes from star, and the word solar system means एक स्टार का सिस्टम, दैट इज एक स्टार जिसकी ग्रेविटी की वजह से बहुत सारी और चीज़ें उसके अराउंड घूमती है, एंड दैट कलेक्टिवली फॉर्म्स द सोलर सिस्टम. So like I said in the beginning that the origin of the universe, the process of formation of the universe that started way back about 13.6 billion years back. However, our solar system, that is our sun and the earth, for it to consolidate and be what it is, it took a very long time and was eventually formed only about 4.5 billion years back. जब ये concept चर्चा में आ रहा था उसी समय there was another researcher called as Edwin Hubble, और उन्होंने भी इसी थ्योरी को पढ़ा, इसी कॉन्सेप्ट को समझा, एंड ही टुक इट अ स्टेप फर्दर. ही केम अप विद द इन्फ्लेशनरी थ्योरी विच इज मोर और लेस एन एक्सटेंशन टू द बिग बैंग थ्योरी. इस इन्फ्लेशनरी थ्योरी का मतलब है कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल का एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद उसका एनर्जी फैलना शुरू हो गया, इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग. नाउ अकॉर्डिंग टू हबल दैट एक्सप्लोजन or that spread of energy still continues till date. Means कि उस explosion के बाद का वो जो energy का scattering है और वो जो energy का spread है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो अभी तक बंद नहीं हुआ है, and the universe is still expanding. And उन्होंने इसको prove किया by using the Doppler effect. अब Doppler effect का एक बड़ा simple सा explanation ये है कि कोई भी observer, let's say you wherever you're sitting right now, किसी ऑब्जर्वर से जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूर जाता है एट द स्पीड ऑफ लाइट और मोर, अगर किसी ऑब्जर्वर से कोई ऑब्जेक्ट दूर जाएगा विद द स्पीड ऑफ लाइट और मोर, इट अपीयर्स रेड इन कलर कॉल्ड एज द रेड शिफ्ट. And on the contrary, if there is an object that is moving towards the observer, again at the speed of light or more, it appears blue in color, that is the blue shift. Now, Hubble observed that all the distant objects in the sky, जो हमें यूनिवर्स में दूर चीजें दिखाई देती हैं, on closely observing they appear red in color, thus proving that they are not only moving away from us but they are moving at a speed of light or more, and hence proving कि जो हमारा यूनिवर्स है वो अभी भी कंटिन्यूअसली फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है. And this theory was further elaborated upon by three people, that is Adam Rees, Brian Schmidt and Saul Perlmutter, who also won a Nobel Prize in Physics in 2010. उन्होंने ये बात की कि जो लेमेटायर ने बोला और जो हबल ने बोला वो तो सही है ही, दैट इज एक सब एटॉमिक पार्टिकल था, उसमें एक्सप्लोजन भी हुई एंड वो एक्सप्लोजन अभी भी हो रही है, इन्फ्लेशन इज हैपनिंग. एंड व्हाट दे आल्सो सेड, व्हाट वाज न्यू इज कि ये जो इन्फ्लेशन है या ये जो
स्प्रेड ऑफ द यूनिवर्स है, द स्पीड एट विच द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. That is, the rate at which the inflation of the universe is happening is also continuously increasing. And this was a very mind-boggling revelation. Try to understand what this means. अगर कोई एक चीज एक्सप्लोड होती है, उस एक्सप्लोजन से जो स्कैटरिंग होती है वो पहले ज्यादा होती है, फिर धीरे हो जाती है, एंड इवेंचुअली इट कम्स टू अ स्टॉप ओवर टाइम. इन्होंने ये प्रूव किया कि ना कि सिर्फ अभी तक वो एक्सपेंशन चल रही है, उस एक्सपेंशन का स्पीड भी बढ़ता जा रहा है. देयर इज नो एविडेंस ऑफ इवन स्लोइंग डाउन. नाउ इससे एक चीज ये सोचने वाली आई कि अगर ऐसी एक्सपेंशन हो रही है, दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी सोर्स दैट इज फ्यूलिंग दिस इन्फ्लेशन. कहीं से तो एनर्जी आ रही है. मीन्स कि हमारे यूनिवर्स में कोई ऐसी एनर्जी या कोई ऐसा मैटर प्रेजेंट है जिसके बारे में हमें अभी तक शायद नहीं पता, लेकिन वो एग्जिस्ट जरूर करता है, जो कि इस इन्फ्लेशन को अलाउ कर रहा है, जो इस इन्फ्लेशन को फ्यूल कर रहा है. एंड उसी एनर्जी को या उसी मैटर को हम आज के टाइम पे डार्क एनर्जी या डार्क मैटर का नाम देते हैं. सो लेट्स समराइज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. सबसे पहले जॉर्ज लेमेटायर ने एक सब एटॉमिक पार्टिकल का कॉन्सेप्ट दिया. दैट इज about 13.6 billion years back, there was a subatomic particle with infinite density and energy that exploded. Due to its explosion, there was a scattering of energy all around, and that scattering happened in an uneven manner, because of which some regions had more energy while the others had comparatively lesser energy. Now this energy changed to matter over time, and more matter meant more mass, that meant more gravity. The regions with higher gravity started attracting the smaller objects around themselves that either merged with these bigger regions or started revolving around them due to its gravity, giving rise to solar systems. We have billions of solar systems in our universe. Then Hubble talked about inflation of the universe, that is the expansion or the spread of energy that began from the Big Bang has still not come to a halt, and it is still expanding, which he proved using the Doppler effect. And this was further taken ahead by a Nobel Prize winning team, Adam Rees, Saul Perlmutter and Brian Schmidt, who said that not only is the universe expanding, but the rate at which this expansion is happening is also increasing, and dark energy and dark matter is what may be responsible for the same. In the next video, we will talk about the galaxies and our solar system, including the sun, earth, the planets. And if you learned something new in this video, then please give it a like, share and subscribe, and I'll see you next time.